हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12, जो कि हमको क्लाइमैक्स के बहुत ही ज्यादा करीब लेकर के जाने वाला है। तो अगर आप ऐसे और एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम 30 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो अगर आप एक फाइनल पुश दे देते हैं और 30 के सब्सक्राइबर्स इस वीडियो की हेल्प से कंप्लीट करा देते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमको वही सीन दिखाया जाता है जो कि लास्ट एपिसोड के एंड में दिखाया गया था, यानी कि हमको डन भाई साहब दिखाए जा रहे होते हैं जो कि केनली की बॉडी का खून पी रहे होते हैं या फिर उसके कोई ऑर्गन खा रहे होते हैं। क्लाइन जो कि सीन को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। वो दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश करता है डन से, पर तब तक डन उसको देखने में कामयाब हो जाता है। क्लाइन की तो फट ही जाती है क्योंकि उसको पता है कि अगर आज डन से मुकाबला हो गया तो उसकी टिंचिकटैया यहीं पर होने वाली है। तब तक डन उसके सामने आके उससे बात करने लगता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पे क्लाइन कहता है कि कुछ नहीं, बस वो बहुत ज्यादा थक गया है। इसके बाद डन कहता है चलो ठीक है मैं समझ गया, पर इससे पहले कि शैरन कोई की बॉडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए उसके साथ स्पिरिट बॉडी कम्युनिकेशन कर लो। ये बोल के वो क्लाइन को उसकी टोपी पकड़ाता है और क्लाइन अंदर चला जाता है शैरन की बॉडी की तरफ। तभी वो पीछे मुड़ करके देखता है और रियलाइज करता है कि एक्चुअली में उसने सही देखा था, केनली की बॉडी से कुछ तो मिसिंग होता है। इसका मतलब कि डन भाई साहब उससे अपना मुंह तो गंदा कर रहे होते हैं। फिर इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि होता है बॉम्ब। उसके बाद हमको पूरा टिंगन शहर दिखाया जा रहा होता है और साथ ही में दिखाए जा रहे होते हैं हमारे मरे हुए केनली भैया। हमको पता चलता है कि इस बंदे की एंगेजमेंट अभी लास्ट मंथ ही हुई थी, जिसपे अगर मैं आप लोग को याद ना हो तो दिला दूं, उसने सबको मिठाइयां भी बांटी होती है। ये सब देख के रोज़ेन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और उसके साथ में रोयल भी होती है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हम लोग बियॉन्ड अस बनते ही क्यों हैं, हम लोग की जान जाती ही क्यों है दूसरों को बचाने के लिए। और वैसे भी ये इंसिडेंट तो लगातार दूसरा होता है, तो फिर ये अलग ही लेवल का दुख लेकर के आया होता है। फिर केनली की बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और क्लाइन को छोड़ दिया जाता है वहां पर क्लीन अप ड्यूटी के लिए। वहीं दूसरी तरफ क्लाइन अभी भी सोच रहा होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। वो सोचता है कि जो आइटम इन लोगों ने यूज किया था वो आइटम यूज करना कंपलसरी तो था, पर उसके कारण केनली की डेथ भी हो गई थी और उसका रिकमेंडेशन हमारे कैप्टन साहब ने ही किया था। तो क्लाइन को लग रहा था कि क्या पता ये कोई कोइंसिडेंस ना हो, बल्कि या फिर कैप्टन खुद से या फिर उनको कोई कंट्रोल करके मर्डर करवा रहा हो इन सारे ऑफिसर्स का। वहीं दूसरी तरफ हमारे कैप्टन साहब रोजेन से बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि कैसे उनको एक लिंक मिल चुका होता है डीमनस सेक्ट और अरोरा ऑर्डर के बीच में। हमको भी पता चलता है कि ये सारे लोग रिलेटेड है लानेवुस से और टिंगन के डूम्सडे के लिए। और फिर इसके बाद वो कहता है रोजेन से कि इस इन्वेस्टिगेशन का और फॉलो अप करे और भी इंफॉर्मेशन पता लगा पाए। तो रोजेन सोच रही होती है क्योंकि शैरन कोई की डेथ हो चुकी है तो क्या अब टिंगन का क्राइसिस सॉल्व होने वाला है, जिसपे हमारा डन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं भले ही इनका एक मेन प्लान होता है, पर इसके अलावा इनके पास और बहुत सारे कंटिजेंट प्लान होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस एक प्लान को डिस्ट्रॉय करने से किसी भी हालत में सारे प्लान्स जो कि टिंगन को डिस्ट्रॉय करने के हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं। फिर हमको 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हमको लानेवुस एक स्ट्रीट पे दिखाया जाता है। हमको एक बूढ़ा आदमी भी दिखाया जाता है। फिर उस स्ट्रीट का नाम बताया जाता है जो कि होती है हॉर्स स्ट्रीट। हमारा लानेवुस जिसके हाथ में एक लेटर होता है वो क्राउड में डिसअपियर होता भी हमको 1 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। साथ ही साथ हमको वो दिखाया जाता है एक कमरे के अंदर मुस्कुराता हुआ उसी लेटर के साथ। फिर हमको एक हाउस नंबर दिखाया जाता है जो कि होता है 62 हॉर्स स्ट्रीट। फिर हमारा क्लाइन अपने घर वापस आ जाता है। घर आते ही वो मेलिसा को देखता है, पर उससे पहले वो एक पोस्टर देखता है जो कि पड़ा हुआ होता है मेलिसा के टेबल पे, जिसके ऊपर लिखा होता है रिटर्न ऑफ अर्थ। मेलिसा क्लाइन को देखते ही बोलती है कि उसने ब्रेकफास्ट बना करके रखा हुआ है, पर क्लाइन कहता है कि वो बाद में खा लेगा और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर उसके बाद वंस अगेन वो सोचने लगता है कैप्टन डन के बारे में। उसने चिट्ठियां भी भेज दी होती है दोनों डेल और अजीब भाई साहब को ताकि उसको कोई उत्तर मिल सके। इसके बाद वो चला जाता है ग्रे फॉग के अंदर ताकि वो डिविनेशन परफॉर्म कर सके। पहले तो डिविनेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि कैप्टन डन के इस बिहेवियर का रीजन क्या है जिसका उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर वो दूसरी तरीके से डिविनेशन परफॉर्म करता है कि क्या कैप्टन के इस बिहेवियर के कारण उसको आगे चल के कोई दिक्कत होती है जिसका उसको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जो कि इस सेंस में तो नेगेटिव है, पर फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट ये मिलता है कि हाँ तुम्हारी बैंड बच सकती है कैप्टन डन के कारण। तब तक अजीक भाई साहब का
उत्तर आ जाता है। इसी कारण से क्लाइन ग्रे फॉग के बाहर आ जाता है। अजीक बेसिकली अपने उत्तर में ये बताता है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं वैम्पायर्स, एक होते हैं म्यूटेंट्स। पर एक्चुअली में सारे नेचुरल वैम्पायर एक्सटिंक्ट हो गए थे काफी पहले, इवन ड्रैगन्स और जाइंट्स के पहले। पर फिर भी उसके हिसाब से एक पाथवे के किसी एक पोर्शन का नाम तो वैम्पायर है, तो क्या पता डन भाई साहब एक्चुअली में वैम्पायर हो। पर इसके अलावा एक बात ये भी हो सकती है कि वो एक डॉर्मेंट म्यूटेंट हो और इसी कारण से वो इंसानों का फ्लैश खा रहे हो, और इस सिचुएशन में वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी क्लाइन को यह महसूस होता है कि वहाँ पर कैप्टन डन आ गए हैं और वो डर जाता है। और कैप्टन डन वहाँ पे सच में आए भी होते हैं, पर वो बेसिकली उसको बुलाने के लिए आए होते हैं 62 हाउस स्ट्रीट पे, जहाँ पे हमारा लियोनार्डो पहले से पहुंचा हुआ होता है। फिर क्लाइन वहाँ पे पहुंच जाता है और हमको पता चलता है कि बेसिकली इनके इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि कुछ समय तक लानेबूस इस अपार्टमेंट में रहा होता है, और इन लोग का मानना ये होता है कि अगर डिविनेशन करेगा क्लाइन तो फिर उसको एक सीक्रेट रूम मिल जाएगा यहाँ पे, और उन लोगों की कुछ मदद हो सकेगी, जो कि क्लाइन को मिलता भी है। पर वो रूम की बजाय एक छोटा सा सीक्रेट क्लोजेट होता है जो कि बुक शेल्फ के नीचे होता है। उसके अंदर एक लेटर होता है और फिर हमारा लियोनार्डो उस लेटर को लेकर के पढ़ने लग जाता है। वो लेटर बेसिकली लानेबूस का होता है और ये उपहास उड़ा रहा होता है बाकी सारे लोगों का। वो कह रहा होता है कि चलो अगर तुम कम से कम इस लेटर तक पहुंच गए तो तुम इसका मतलब बहुत ज्यादा तो डम नहीं हो, पर फिर भी अब टिंगन की कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन होने वाली है। उसने बता दिया होता है कि उसने एक गेम डिजाइन कर दिया है जहां पर मैडनेस को अल्टीमेट प्राइस पे करना पड़ेगा। उसके हिसाब से ब्लास्फेमी यानी कि उसके गॉड से खिलाफ जो भी जाएगा उनको माफी नहीं मिलेगी। उसने पूरी दुनिया में यानी कि एटलीस्ट टिंगन में पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्ड लेबर और भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी होती है। वो बहुत सारे वर्कर्स को 30 साल के अंदर ही मार दे रहा होता है या फिर कोई पार्ट अदा कर रहा होता है। उनकी मृत्युओं में पूरे शहर की हर फैक्ट्री रिजेंटमेंट से कंप्लीटली इंगल्फ हो गई होती है। इसका मतलब कि ये पूरा शहर कंप्लीटली ही डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चल रहा होता है। इसके बाद लानेबूस कहता है तो तुम लोग खुद को तैयार कर लो फूल्स, क्योंकि उसने एक बॉम्ब प्लांट करके रखा है हार्ट ऑफ टिंगन के अंदर, और वो बॉम्ब धीमे धीमे ताकतवर ही होगा, और अगर तुम उसको पहुंचने में कामयाब हो पाते हो तो भले तुम उसको रोक पाओ, पर अगर तुम नहीं पहुंच पाओगे तो फिर इंटायर सिटी खबूम यानी कि सिटी पूरी उड़ जाएगी। इसके बाद वो कहता है योर सिंसियरली लानेबूस, और फिर स्टाइल मार के अपना लेटर खत्म कर देता है। फिर लियोनार्डो और क्लाइन वापस आ जाते हैं नाइट हॉक एजेंसी में। लिफ्ट से उधर लोग ऊपर ही चढ़ रहे होते हैं, तब तक ये लोग बॉम्ब के बारे में सोचने लगते हैं। रोज़ेन जो कि अभी तक इन लोग की डेथ के ऊपर हो रही होती है, उससे क्लाइन पूछता है कैप्टन के बारे में। तब तक क्लाइन को लगता है कि क्या पता वो बॉम्ब वो ऑल्टर हो जो कि क्लाइन ने हुड यूजीन के दिमाग में देखा होता है, पर उसको नहीं पता होता है कि वो ऑल्टर कहाँ पे है। तब तक वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि लानेबूस की फियांसे मेगोस होती है। मेगोस जो कि बहुत ही ज्यादा मेंटली अनस्टेबल होती है। उसको देख के क्लाइन एक सेकंड के लिए तो चिंतित हो जाता है। फिर वो लोग पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर वो कहती है कि उसका बड़ा अचानक से मन था जॉटलैंड स्ट्रीट में आने का। इसके बाद क्लाइन अपना स्पिरिट विजन यूज करता है और देखने की कोशिश करता है उसकी हेल्थ को, पर जैसे ही वो उसके पेट की तरफ अपनी आंखें करता है उसकी कंप्लीटली फट जाती है। बेसिकली उसकी स्पिरिट उसको चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहने लगती है कि किसी भी हालत में वूम की तरफ मत देखना। इसका मतलब वूम में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है जो कि पुश कर रही होती है हमारे क्लाइन को। फिर हमको कोई तो सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है कि कैसे वही लेकर के आया होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, मशीनरी की एज को और स्टीम इंजन्स को, और कैसे ये सब भले मॉडर्निटी की तरफ तो लेके जा रहा था, पर बेसिकली उसका मकसद ये था कि ये सब चीजें हॉटबेड बन सके ताकि एक दिन इविल गॉड, इविल क्रिएटर वापस अपनी एंट्री मार सके। और वैसे मैं आप लोग को याद दिला दूं, इनकी दुनिया में रोजवेल्ट को क्रेडिट दिया जाता है स्टीम इंजन बनाने का, तो क्या पता उसका कोई एंगल आके आके पता चल जाए। इसके बाद हमको दिखाया जाता है थोड़े थोड़े छोटे छोटे सीन्स में कैसे मेगोस के अंदर इविल क्रिएटर आ रहा होता है। क्लाइन अजी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है पर उसकी विसल बहुत ही ज्यादा सप्रेस्ड हो गई होती है, पर सनचार्म्स जो कि उसके दूसरे पॉकेट में होते हैं वो कम्प्लीटली अनअफेक्टेड होते हैं। फिर हमको पता चलता है कि मेगोस एक्चुअली में यहाँ पे आई होती है अपने बच्चे के कहने के कारण, जो कि अभी उसके पेट में ही है, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि ये लोग लानेबूस के बारे में काफी ज्यादा जानते हैं। फिर इसी तरीके से लियोनार्डो उलझाने की कोशिश करने लगता है मेगोस को, और क्लाइन पहुंच जाता है डन के पास ताकि वो उसको सारी बातें बता सके। वहीं दूसरी तरफ हमारी मेगोस अब कंप्लीटली सकिया पगला गई होती है और अपने बाल नोच रही होती है, पर लानेबूस के मेंशन के बाद ही वो बताने लगती है उन दोनों की प्रेम कहानी, कैसे वो दोनों लोग बॉल में पहली बार मिले, कैसे वो बड़ा
सुंदर अमीर लड़का था और उसके प्यार में ये पागल हो गई। कैसे दोनों ने साथ में नृत्य किया और नृत्य करने के साथ साथ अपने प्यार को और भी ज्यादा गहरा किया। पर उसके बाद सबने उसको बताया कि लानेवूस फ्रॉड है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखद था, क्योंकि लानेवूस उसको बहुत अच्छी अच्छी जगह लेके जाता था। और खैर, जब वो डिस्क्राइब कर रही है बड़ी अच्छी अच्छी जगह लेके जाता था तो उस समय उसको तमाचे पड़ रहे हैं। तो क्या पता हमारी इस लड़की के लिए अच्छी जगह वही होती है जहाँ पे उसके लिए तमाचे पड़ रहे हो। एनीवेज, मेगोस की अपनी पर्सनल चॉइस है, हम लोग जनरलाइज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए हमको मेगोस उसी ऑल्टर पे दिखाई जाती है जहाँ पर उसके अंदर डाला गया होता है ट्रू क्रिएटर को, और साथ ही में वहाँ पर उसको एक नेकलेस भी दिया गया होता है उन्हीं का। लानेवूस ने बोला होता है कि वो एक सरप्राइज देने वाला है मेगोस को, और हमको अजी के बेटे का स्कल भी दिखाया जाता है जो कि इसके लिए यूज किया गया होता है। फिर हमको कोई तो चैंस दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा इविल होती है, जिसके बाद इविल पावर कंप्लीटली ओवरफ्लो होने लगती है। फिर क्लाइंट जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा होता है इसी सिचुएशन को डन के सामने, वो कहने लगता है कि क्या पता हार भाई साहब भी इसी कारण पगला गए हों, क्योंकि वो मेगोस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए मेगोस को। क्लाइंट का मानना ये होता है कि ये इतना ज्यादा ऑब्वियस, इतना ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है कि उसको पूरा विश्वास है कि जिसने भी ये सब मास्टरमाइंड किया है वो खुद को प्रेजेंट करने वाला है, और ये सब बातें कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होती है। एटलीस्ट क्लाइंट के दिमाग में तो नहीं ही होती है। हमको अभी भी दिखाई जा रही होती है मेगोस, जो कि और ज्यादा सटियाती जा रही होती है। वैसे खैर, जब वो अपने बाल नोच रही होती है तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग ही जाता है। तब तक लियोनार्डो रोजीन को वहां से निकलने के लिए कह देता है, जिसको क्लाइंट पकड़ के उसे बताता है कि सारे नॉन कॉम्बेटेंट को यहाँ से डन ने जाने को कह दिया है। इसके बाद ये दोनों लोग बढ़ जाते हैं चेंज गेट की तरफ। वहीं डन सबको कंप्लीटली सिचुएशन के बारे में बताता है। हमको पता चलता है कि कैसे एटलीस्ट सीक्वेंस 4 या फिर इससे ज्यादा पावरफुल लेवल का ये क्रिएचर होने वाला है जो कि पेट के अंदर है मेगोस के। तो फिर इससे लड़ने के लिए इनको बहुत सारा बैकअप और बहुत सारे पावरफुल आइटम चाहिए होते हैं। फिर क्लाइंट को ये भी रियलाइज होता है कि एक्चुअली में उसके विसल का सप्रेशन जा चुका है, और वो अजीक भाई साहब से तुरंत ही कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। वो उसके बच्चे और बाकी सारी चीजों को भी उसको बता देते हैं। फिर क्लाइंट और डन पहुंचते हैं चेंज गेट के पास अपने अपने आइटम लेने के लिए। हमारे इससे पहले कि लोग कोई आइटम ले पाए, हमारे डन भाई साहब की आंखें फिर से चेंज हो जाती हैं। शायद उसके ऊपर वंस अगेन कोई थोड़ा सा कंट्रोल ले लेता है। हमको ये पता चलता है कि जो आइटम्स इन्होंने पहले यूज किए हैं, जैसे कि सरंजाम और 30127, वो अब यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए उनको 2 नए आइटम लेने पड़ेंगे, जो कि क्लाइंट के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब बात होती है। और बैकग्राउंड में हमको वो वाला फेदर भी दिखाया जाता है जिसके बारे में हम एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमको पता चलता है कि क्लाइंट लेता है आइटम नंबर 2105, जिसका नाम होता है ब्लड वेसल। बेसिकली ये एक तरीके का थीफ आइटम होता है जो कि सामने वाले बियॉन्डर की कोई एक एबिलिटी को कंप्लीटली चुरा सकता है, पर अगर कोई सीक्वेंस 8 या फिर उससे नीचे का बंदा इसको यूज करेगा 1.5 घंटे से ज्यादा के लिए, तो फिर ये आइटम उसकी लाइफ ही चुरा लेता है। वही दूसरी तरफ हमारे डन भाई साहब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइटम की रिक्वेस्ट कर देते हैं, जो कि वंस अगेन उसको फेदर ही इंस्ट्रक्ट करता है, जो कि होता है सेंट सेलेना की एसेस। हमको पता चलता है कि सेंट सेलेना की एसेस एक कोर सील होती है, जिसके लिए इनको होली कैथीड्रल का ऑथराइजेशन चाहिए होता है। पर डन अपनी कंप्लीट अथॉरिटी और इमरजेंसी क्लॉज का यूज करके सेंट सेलेना की एसेस लेने में कामयाब हो जाता है, जो कि वहां पर खड़े कीप्स अपनी पावर्स का यूज करके ऊपर लेके आते हैं। इसके बाद क्लाइंट और डन वहां से जाने लगते हैं सीका और वहां पर पड़े बाकी दोनों कीप्स की भरोसे चेंज गेट को छोड़ते हुए। हमको बाहर हर जगह हो रहा इवैक्यूएशन दिखाया जा रहा होता है, और हमको दिखाया जा रहा होता है कि कैसे जिस आइटम का टिकट लिया होता है हमारी मेलिसा ने, उस शॉप के ऊपर कुछ तो जादुई संक्रीट चीजें हो रही होती हैं। हमको ये भी पता चलता है कि डन के पास होली कैथीड्रल का आंसर आ गया होता है, और वो कह रहे होते हैं कि वो रीइंफोर्समेंट भेजने वाले हैं, पर उनको थोड़ा समय लग जाएगा। क्लाइंट को ये सब कोइंसिडेंसेस कंप्लीटली सही नहीं लग रहे होते हैं, पर वो लोग अब क्या कर भी सकते हैं। वही दूसरी तरफ मेगोस और ज्यादा कंप्लीटली शकिया गई होती है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि हमारे लानेवूस का एक और घर होता है, और वो सठियाई हुई आंखों से देखने लगती है लियोनार्डो की तरफ और उसके सीक्रेट के बारे में पूछने लगती है। उसका सीक्रेट यानी कि उसकी शैडो, जो कि उसको यहाँ से काफी देर से भागने के लिए कह रही होती है। पर तब तक बहुत ही कमाल धमाल का दिमाग चलाते हुए हमारा लियोनार्डो बोल देता है कि हमारे एक्चुअली लानेवूस को थोड़ी सी पैसों की दिक्कत हो गई होती है, और वो कुछ ही दिनों में टिंगन सिटी वापस आ जाएगा। वो ऑब्वियसली अपने बच्चे को पैदा होता हुआ देखना चाहेगा। ये सुनने के बाद वंस अगेन थोड़ी सी तो स्टेबल हो जाती है मेगोस और बात करने लग जाती है। फिर हमको ये भी पता चलता है कि ये लड़की ऑब्वियसली आई होती है क्लाइंट मोरेटी के पास अपना फ्यूचर को सी कराने के लिए, और
उसमें भी क्लाइन ने भी यही बोला होता है। एनीवेज फिर आगे वो हमको ये बताती है कि उसके अंदर की आवाज ने उसको इस जोटलैंड स्ट्रीट पे आने के लिए कहा होता है और अपने फ्रेंड से मदद मांगने के लिए कहा होता है। फिर वापस सीन कट होता है और हमको डन और क्लाइन दिखाए जाते हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और डन उसको बताने लगता है कि उसके पास डायल का लेटर आया होता है, तो वो खुद ही से अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है। हमको बताता है कि एक्चुअली में मिस्टिज्म में एक लॉ होता है कि अगर किसी भी बियॉन्डर का कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको रिड्यूस किया जा सकता है, बल्कि केवल उस कैरेक्टरिस्टिक को एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ कैरियर की तरह पास किया जा सकता है। जब डायल और इसने ये बातें डिस्कवर की थी तो फिर होली कैथीड्रल ने इनको ये बात सीक्रेट रखने को कही थी और उनको दो चॉइसेस दी गई थी। पहली चॉइस ये होती है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये लोग होली कैथीड्रल को दे दें, बेसिकली जितने भी मरे हुए बियॉन्डर हैं उनकी सारे कैरेक्टरिस्टिक को दे दे होली कैथीड्रल को, या फिर दूसरी चॉइस ये होती है कि वो खुद ही कंज्यूम कर लें उन कैरेक्टरिस्टिक को और ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो कि सेम बातवे में होते हैं। तो इसी कारण से डन केनली की बॉडी को खा रहा होता है ताकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को कंज्यूम कर सके। इसके साथ साथ वो हेल्प भी करता है इन लोगों को पोषण डाइजेस्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि ये डबल विन विन सिचुएशन नहीं है। इसके बाद काफी देर लाइटर जलाने की कोशिश करने के बाद हमारे डन भाई साहब ऊपर जाने लगते हैं, पर ऊपर पावर की बहुत ही पावरफुल ब्रीज चल रही होती है। वहीं कंप्लीटली सटिया गई होती है मेगोस, जो कि अपना चेहरा का चमड़ा ही उखेड़ने लगती है। लियोनार्डो अभी भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि लानेवुस कुछ ही दिन में वापस आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। वहीं दूसरी तरफ लियोनार्डो की शैडो उसको वहां से भग लेने के लिए कह रही होती है, नहीं तो उसकी बैंड बजने वाली होती है, पर अब मेगोस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कंप्लीटली सटिया गई होती है। वहीं दूसरी तरफ कोई तो जश्न मना रहा होता है कि फाइनल एक्ट बिगिन हो गया है और फिर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाती है हमारी मेगोस और वो बहुत ही अगली अगली क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है। हमको ये पता चलता है लियोनार्डो की शैडो के थ्रू कि बेसिकली सेंट सेलेना की जो एसेस है उसके कारण से इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा होता है और वो एसेस ले आने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन डन भाई साहब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है मेगोस और अपनी मुंडी सीधी करने के बाद, अपनी आंखें सीधी करने के बाद इस एपिसोड को खत्म भी कर देती है और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये आपको एपिसोड कैसा लगा है इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसा मैंने कहा, अगर आपकी मदद से इस एपिसोड में हमारे 30 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी और बड़ी बात होगी, तो प्लीज हमारी मदद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।